नमस्कार दोस्तों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी हम आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल में हमारा चल रहा है आज का विषय इस वीडियो में है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और कुछ नई कविता के प्रश्नों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो 50 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ऑप्शन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री, धूमिल। तो जी आपको ये ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देना है और आपका उत्तर आ चुका है, बिल्कुल सही है, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्यधारा की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवादी काव्यधारा की समय सीमा बतानी है। तो इसमें हमारे ऑप्शन 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1950 से 1960, 1900 से 1918। तो जी जल्दी से जल्दी प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा बताइए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। 1936 से 1943 प्रगतिवादी काव्यधारा की समय सीमा मानी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री के नाम से लिखता था? त्रिलोचन, धूमिल, सुमन, नागार्जुन। आपका प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही, इसमें क्या है? नागार्जुन जी। अगला, इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है, ये बताना है। इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसमें अगर आपने उत्तर दिया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, हरिऔध। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो जी दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने का प्रयास करें और इसका उत्तर अगर आपने दिया है स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या, यह पंक्ति किस कवि की है? बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति रह चुकी है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन। तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें और आपका उत्तर इसमें बिल्कुल सही है, केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियाँ हैं। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, जयशंकर प्रसाद। ये मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले कवि नहीं हैं। कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, प्रतिशोध की भावना, महाभारत की कथा का पुनराख्यान। तो आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और आपका उत्तर इसमें आ रहा है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। कुरुक्षेत्र की रचना करने का रामधारी सिंह का मूल उद्देश्य रहा। अगला है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1935 में, 1936 में, 1938 में, 1940 में। तो आपका आंसर इसमें आया बिल्कुल सही, 1935 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जी सबसे पहले लंदन में। आपका यही उत्तर आया, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये पंक्ति कुरुक्षेत्र में से ली गई है।
उर्वशी के काव्य अध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। उर्वशी के काम आध्यात्म अध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव रहा है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, D.H. लॉरेंस का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य। उर्वशी का काव्य रूप बताना है कि क्या है। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया, गीति नाट्य। अगला प्रश्न है, इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। दोस्तों इसका उत्तर आपने ऑप्शन बी दिया है, तो बिल्कुल सही है, वैदेही वनवास। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? ये बताना है उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था। 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। और इसमें आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी, 1961। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला है, का कोकिल वर्षा पावक्कड़ में कोयल किसका प्रतीक है? का कोकिल वर्षा पावक्कड़ में कोकिल किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक, वसंत के दूत का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, इस किसी का नहीं। जी दोस्तों, इसमें किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक है। अगला हमारा प्रश्न है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है? गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार किस कविता की है? जोही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर। जी दोस्तों, इसका उत्तर आपने सही दिया, वह तोड़ती पत्थर। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से, चौथा सप्तक से। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ मानने वाली सप्तक का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही, तार सप्तक से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, अज्ञेय जी। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी से, 1949 से, 1953 से, 1959 से। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना गया है, ये आपको बताना है। तो जी इसमें उत्तर आपका बिल्कुल सही आया, 1943 में अज्ञेय द्वारा प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किया गया था। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वर्ण सब वह साधन है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, शमशेर का, रामविलास शर्मा का। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वर्ण वह साधन है, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी बताइए। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये कथन अज्ञेय जी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतश्चेतनावाद। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? जी दोस्तों, प्रयोगवाद का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1953 ईस्वी में, 1945 में, 1948 में, 1943 में। जी दोस्तों, सभी दोस्तों ने एक साथ उत्तर दिया, बिल्कुल सही, 1943 में। आपकी आधुनिक काल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है और इसी प्रकार अपनी जानकारी को और बढ़ाते रहें। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा। तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, केदारनाथ सिंह। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो जो ऑप्शन देखें, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर, दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1945 ईस्वी में, 1948 में, 1957 में, 1959 में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए।
जी दोस्तों, सही बताया, 1957 में। शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा जवाब, दूसरे शतक के कवि हैं। तीसरे शतक का प्रकाशन वर्ष बताना है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, शाबाश, बहुत ही अच्छे हो, आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी है। 1959। प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम बताना है, कौन है? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी बताइए, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, अज्ञे जी। कौन है ये इसमें? अज्ञे जी। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। नई कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? जी दोस्तों, मार्क्सवादी। अगला है, कोसवत सिमटी रही है चाहती नारी, खोल देने लुटने का पुरुष अधिकारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये बताना है आपको। पंक्तियों को ध्यान से समझें और बाद में ही उत्तर दें। जी दोस्तों, ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही बताया, धर्मवीर जी की हैं। अगला है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी में, 1951 में, 1954 में, 1953 में। जी दोस्तों, बिल्कुल सही दिया उत्तर आपने, 1954 में। अगला हमारा प्रश्न है, मोचीराम कविता के रचयिता का नाम बताना है। मुक्तिबोध, शमशेर, सर्वेश्वर, धूमिल। मोचीराम कविता के कवि का नाम बताइए। जी दोस्तों, बहुत अच्छा जवाब, सुदामा पांडे, धूमिल जी। अगला है, साये में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर साहे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इसका उत्तर रहेगा आपका बिल्कुल सही है, दुष्यंत कुमार। इसमें उन्होंने गज़लों का प्रावधान किया है। अगला है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विजय देव नारायण साहे। अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? चिंता, इत्तलम, आंगन के पार दीवार, हरी घास पर, सड़भर में। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए और उत्तर आपका बिल्कुल सही आया है, आंगन के पार दीवार। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार का नाम बताना है, सतपुड़ा के जंगल। तो जी दोस्तों, इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न हमारा है, आत्मनेपद के लेखक कौन हैं? शमशेर, कुंवर नारायण, अज्ञे, धर्मवीर भारती। जी दोस्तों, इसमें भी आपने बहुत ही शानदार जवाब दिया, अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, मदन वात्स्यायन किस शतक के कवि रहे हैं? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, तीसरे शतक के ये कवि रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कवि तीसरे शतक का नहीं है? ये आपने बताना है, कौन सा कवि तीसरे शतक का नहीं है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही दिया उत्तर, धर्मवीर भारती। कठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में, कुआनो नदी। तो प्रश्न को और ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए ही उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया, ऑप्शन बी, आत्मजयी। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और एक दे रखा है तात्पर्य। तो जी दोस्तों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तात्पर्य नाम की कोई शब्द शक्ति नहीं होती। तो आपका आंसर इन तीनों में से ही आना चाहिए। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो उत्तर आपका जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ऑप्शन को जल्दी से जल्दी देखें और क्वेश्चन समझते हुए उत्तर दीजिए।
छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब मुकुटधर पांडे जी की कविताओं में। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? गीत फरोश, आत्मजयी, आंगन के पार द्वार, संशय की एक रात। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी आपका उत्तर इसमें आ गया है, आत्मजयी बिल्कुल सही है। अगला है हमारा प्रश्न, उद्धव शतक के रचयिता का नाम बताना है। उद्धव शतक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं। जी दोस्तों, जगन्नाथ दास रत्नाकर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपका जवाब आया। अब इन कवियों को कालक्रम के अनुसार सुमेलित करना है। कवियों को कालक्रम के अनुसार सुमेलित करना है। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। तो जी दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी, भारतेंदु, फिर हरिहोद, उसके बाद निराला, फिर दिनकर जी। अगला हमारा प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? लोकयतन, पल्लव, चिदम्बरा, उत्तरा। पंत जी की किस काव्य कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा जवाब, चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न, इनमें से अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत जी की रचना है? कौन सी रचना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित रही है पंत जी की? जी दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने, सवर्ण किरण। तो जी आज की वीडियो में हमारा ये लास्ट प्रश्न है, रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में बताना है कि पहले रचना किस कृति की रचना पहले हुई, किसके बाद में, और सबसे बाद में किसकी। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सी, झरना, फिर आंसू, उसके बाद लहर, लास्ट में कामायनी। और ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ऑप्शन के अनुसार पहली रचना झरना और अंतिम क्या है? कामायनी। तो जी दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें। और अगर आपको ये तार सप्तक के जो कवि हैं इनके बारे में किसी भी तरह की कोई ट्रिक चाहिए तो कमेंट में डालकर बताना कि आपको कौन से सप्तक के कवियों की ट्रिक चाहिए। उस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर सकते हैं कि तार सप्तक का कवि कौन है, पहले का कौन, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। क्योंकि ये ट्रिक इतनी आसान सी एक वाक्य में बना दी जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।